दो केस मेरे जहन में आ रहा है, एक निर्भया केस और एक केस हुआ था कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर कि एलेज रेपिस्ट को शूट कर दिया था पुलिस ने। निर्भया केस में सालों लग गए, वर्षों लग गए न्याय मिलने में, और यहाँ इंस्टेंट न्याय मिल गया। आप कौन सा न्याय देना चाहेंगी और क्यों देना चाहेंगी? अगर आपके हाथ में न्याय देना हो तो किस तरह के न्याय को आप प्रोत्साहित करेंगी? पकड़ुआ विवाह कहाँ तक नैतिक रूप से या कानूनी रूप से उचित है? भारत की जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक बहुत बड़े एडवांटेज के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। क्या आपको वर्तमान की परिस्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि हम इसे एज एन एडवांटेज यूज़ कर पा रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, छठ पूजा जो वहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ऐसा माना जाता है कि वो फेस्टिवल से ज़्यादा एक इमोशन है। क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं सोसाइटी पे? क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या अंतर है? May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बैठ जाएं। थैंक यू, सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। जी सर, मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मैं बिहार के सारण जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सारण से हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेन्स कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री में किया। ये मेरा यूपीएससी में तीसरा प्रयास और दूसरा इंटरव्यू है। और मेरी हॉबी मिथिला पेंटिंग की प्रैक्टिस करना, हिंदी नॉवेल्स बेस्ड ऑन सोशल इशूज़ पढ़ना और एजुकेशनल वॉलंटियरिंग करना। किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन किया शिवानी? सर 2022। और 2022 से आप लगातार प्रयासरत हैं प्रशासनिक सेवा को पाने में। कोई प्लान बी भी रखा है आपने, या आप कन्विंस्ड हैं कि हमें क्रैक करना ही है सिविल सेवा? सर अभी तो प्लान भी नहीं रखा, अभी यूपीएससी पे पूरा यूपीएससी पे ही आप फोकस कर रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। आप तो बिहार से आती हैं, बिहार में हाल फिलहाल में इलेक्शन कंडक्ट हुआ। ये बताइए, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कौन सा टर्म है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? अंदाज़ा है कुछ? इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में या नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स को छोड़ें हम। ये बताइए कि आपने सोशियोलॉजी का अध्ययन किया है, वुमेन एम्पावरमेंट एक मेजर मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में आपको नज़र आ रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है सरकार द्वारा? कई तरह की योजनाओं को चलाया गया है, उन योजनाओं से सशक्तिकरण हो रहा है महिलाओं का? जी सर, काफ़ी हद तक हो रहा है। जैसे एजुकेशन में ही बात करें तो महिलाओं को, वुमेन को हायर एजुकेशन के लिए या फिर स्कूल में बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जो साइकिल योजना है, इसके साथ सर डेमोग्राफी में ही देखें तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम रही है जिसके कारण जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ा है। और इसके साथ जो IMR रेट है वो पहले बहुत ज़्यादा था, जो घट के अब 118 है। इसके साथ इसके बाद सर एम्पावरमेंट में ही जैसे जीविका दीदी मिशन है या फिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लगभग 1.4 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। जीविका दीदी मिशन के बारे में कुछ बताएंगे हमें डिटेल्स? जी सर जीविका दीदी मिशन 2006 में नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत लाया गया था, जिसमें अभी 1.4 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। और मेन इनका फोकस होता है जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना। महिलाओं ने कोविड के समय काफ़ी ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम किया था। इसके साथ सर जो सोशल स्टेटस है वो महिलाओं का बढ़ा है, और अधिकांश ये देखा गया कि महिलाएं जब अपने आप इकोनॉमिकली सशक्त हुई हैं तो बच्चों को एजुकेशन में या हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा और प्रमोट कर रही हैं। बिहार सरकार ने हाल फिलहाल के दिनों में घोषणा की थी कि महिलाओं को 10,000 रुपये दिया जाएगा, ये लोन के रूप में, और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो अपने स्वावलंबी होना चाहती हैं, उन्हें राशि बढ़ा के भी दी जा सकती है। इसका कुछ असर आपको दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे? जी सर, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है उसके अंतर्गत 10,000 रुपये दिए गए। तो अधिकांश अभी सर्वे हुआ है तो पता चला है कि जो महिलाएं पशुपालन में या फिर सिलाई मशीन
इन सब में स्मॉल लेवल पे जो लघु और कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा दे रही है। तो ये जो पहल है, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी था। अभी बिहार में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें तो बहुत कम है, नेशनल एवरेज से भी कम है, 22% है। तो इससे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगी। और साथ में सर जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर भी ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है। अच्छा, 2 केस मेरे जहन में आ रहा है, एक निर्भया केस और एक केस हुआ था कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर कि एलेज रेपिस्ट को शूट कर दिया था पुलिस ने। निर्भया केस में सालों लग गए, वर्षों लग गए न्याय मिलने में, और यहाँ इंस्टेंट न्याय मिल गया। आप कौन सा न्याय देना चाहेंगी और क्यों देना चाहेंगी? अगर आपके हाथ में न्याय देना हो तो किस तरह के न्याय को आप प्रोत्साहित करेंगे? सर दोनों केसेस में, जैसे एक में बहुत ज़्यादा डिले हुआ, एक में इंस्टेंट जस्टिस, दोनों मेरे ख्याल से सही नहीं है। एक बैलेंस अप्रोच बना के ज़रूरी है, क्योंकि इंस्टेंट जस्टिस में हम कई बार जो निर्दोष होते हैं उनको भी अगर शूट डाउन कर दे तो ये हमारे लिए, सोसाइटी के लिए नुकसान है। और दूसरा सर, अगर डिले जस्टिस होता है तो पीड़िता हर रोज़ प्रभावित होती है, उनको जो सामना कर क्या कि डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जैसा आप जानती हैं। तो उसमें क्या क्या कदम लिए जाने चाहिए, किस किस स्तर पर, ताकि इसको त्वरित गति से न्याय दिया जा सके? जी सर प्राइमरी लेवल पे जैसे अगर महिला कंप्लेन करने जाती है तो अगर इन्फ्लुएंशियल पीपल है तो एफआईआर नहीं दर्ज होता, तो वहाँ सुधार की ज़रूरत है। दूसरा सर, अगर वो केस एफआईआर होता है तो उसकी सही से और क्विक जितनी ज़्यादा जानकारी है या फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाना चाहिए। और ऐसे केसेस हैं तो उनकी सुनवाई ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, चाहे पीड़िता हो या फिर अपोनेंट का पक्ष हो, दोनों का पक्ष सुनना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम जस्टिस में ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, लोगों के प्रति लोगों का जो विश्वास है जस्टिस सिस्टम पे वो भी बढ़ेगा। और इस तरीके के जैसे इंस्टेंट जस्टिस के केस आते हैं या फिर इनकाउंटर के केस आते हैं, उससे बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शिवानी, नशाबंदी से पुलिसकर्मियों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिले हैं प्रोहिबिशन के, तो करप्शन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं अगर हम नकारात्मक तौर पे देखें तो। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें लूप होल्स देखने को मिले, बट कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे जो प्रोहिबिशन की पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। और ऐसे जो लोअर लेवल ऑफिसर्स हैं उनका जो नेक्सस जो लीकर माफिया है उनके साथ पहले था तो वो अभी ख़त्म हुआ है। लोअर लेवल का ख़त्म हो गया, लेकिन ऊपर वालों का नेक्सस डेवलप हो गया है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ऊपर के पुलिस अधिकारियों को जानकारी ना हो और ट्रक के ट्रक लीकर बिहार के सीमा में दिन प्रतिदिन प्रवेश करती रहे। ऐसा संभव है? नो सर। तो प्रवेश कर रहा है, वो अपने आप में सबूत है कि ऊपर ही ऊपर नेक्सस है। जी सर तो इसके लिए बिहार सरकार की जो अभी पॉलिसी आई है कि टेक्नोलॉजी, क्या आपको लगता है कि पटना हाई कोर्ट को इस मसले में हस्तक्षेप करना चाहिए? सर हम आपकी बातों से सहमत है। अगर लॉ सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता तो कई बार जुडिशरी अपना हस्तक्षेप करती है, तो ये एक वेलकम डिसीजन होगा। ठीक है, ये बताएं कि आप चूँकि समाजशास्त्र के छात्रा हैं, पकड़ुआ विवाह कहाँ तक नैतिक रूप से या कानूनी रूप से उचित है? सर पकड़ुआ विवाह ना ही नैतिक रूप से उचित है ना ही कानूनी रूप से उचित है। पहले ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते थे। ओवरऑल देखें तो जैसे अगर लड़का या लड़की जिनका भी इस तरीके से शादी होता है उनकी आर्टिकल 21 वायलेट होती है, या फिर हमारी जो भी लॉ है प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड मैरिज के केसेस इसमें देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा विवाह किया जाता है तो क्या वो विवाह वॉइड होता है अर्थात शून्य होता है या शून्यकरणीय होता है, वॉइडेबल होता है? सर वॉइडेबल होता है। सुप्रीम हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी कुछ समय पहले, तो एक 10 साल पुराना ऐसी शादी थी उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था। और अगर मान लीजिए दूल्हा दुल्हन दोनों इच्छुक नहीं है उसको वॉइड करार देने के लिए? सर अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि आपस में समझौता हो जाता है और कंप्रोमाइज़ होने के कारण वो शादी लंबे समय चलती है, वैध हो जाती है। मतलब व्यवहारिक समस्याएं तो बहुत कम है इसका मतलब? सर सोशल एक्सेप्टेंस उसको मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो जिस तरीके महिला को काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है उस केस में,
या फिर जो डाउरी सिस्टम है उसका वो शिकार होती है। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसका निर्यात सबसे ज़्यादा है? सॉरी सर, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है। बिहार सरकार ने हाल ही में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की है, कहाँ पर स्थापित हो रहा है? सर एक बक्सर में है और एक और कोई जिला है, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। बिहार सरकार ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी स्थापित करने का फैसला किया है, कहाँ कहाँ? सर एक फतुआ में SEZ एक अभी डिक्लेयर हुआ है कि वहाँ पे घोषित होगा, और इसके अलावा मुझे जानकारी नहीं है। एक शहरों के नवीकरण की योजना की भी घोषणा की गई है, कितने शहरों को उस कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा हुई है? सॉरी सर, इस विषय में मैं पढ़ूंगी। अच्छा, कितने संभाग हैं या डिवीज़न हैं बिहार में? सर 9 डिवीज़न। तो 9 मुख्यालय भी होंगे? जी सर। तो वो 2 शामिल हैं शहर के नवीकरण में। 2 और भी शहर हैं उसके, उन 9 के अलावा, मतलब कुल 11 हैं। क्या आप अनुमान लगा के बता सकते हैं वो 2 अतिरिक्त शहर कौन कौन से हैं? सर एक सोनपुर है, एक सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी का नया नाम प्रस्तावित है, क्या है? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। शिवानी, आप दिल्ली में कितने समय से रह रही हैं? सर पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहीं पे थी, उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी। तो ठीक है, तो कुछ समय आपने दिल्ली में बिताया है और अब आप इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आई हैं। जी सर। तो क्या प्रदूषण की वजह से आपकी सेहत में आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहे हैं? जी सर, काफ़ी ज़्यादा खांसी की इशू दिक्कत हो रही है। तो आप सोचिए जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। तो अभी तक हम कोई पुख्ता इलाज क्यों नहीं खोज पाए हैं इस प्रदूषण की समस्या का? सर बहुत सारे फैक्टर है जो दिल्ली एयर पोल्यूशन के कारण है। इसमें हम बहुत हद तक अगर अप्लाई भी करें तो PM 2.5 या PM 10 है तो उसको कम कर सकते हैं, लेकिन अभी ओवरऑल देखें तो पॉलिटिकल विल की भी हमें लगता है कि क्योंकि जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, अगल बगल के नेबरिंग एरिया के भी इशू है। तो साथ में अगर कोलैबोरेशन होता है तो इस पे हम और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। लगभग हम किसी भी टेंजेंट पे बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जोग्राफिकल हो, क्लाइमेट रिलेटेड हो, दिल्ली लगभग हर सेगमेंट पे रिसीविंग एंड पे है। कहीं से भी इस पॉल्यूशन की समस्या का समाधान होता दिख नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार को अपनी नीति को बदलना चाहिए? अभी तक हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम प्रदूषण कम कैसे करें, उसमें फंड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन भी हो रहा है। इस नीति को चेंज करके हमें एयर प्यूरिफायर्स और ऐसी तमाम चीज़ों को सब्सिडाइज करना शुरू कर देना चाहिए, एक तरीके से फंड डाइवर्जन। क्या ऐसा किया जाना चाहिए? हम मान लें कि पोल्यूशन की जो समस्या है उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसे मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा किया जाना चाहिए? सर अगर एयर प्योरीफायर को सब्सिडाइज करते हैं तो वो भी एक स्पून फीडिंग की तरह होगा, ओवरऑल जो भी सोल्यूशन उस वो नहीं निकल के आ गया। तो सर ये सॉल्यूशन इंश्योर करना चाहिए कि हम जब विंटर का सीज़न आता है तभी हम एयर पोल्यूशन पे काम ना करें, पहले से अगर हम काम करते हैं तो बहुत हद तक इसको। बट कहीं ना कहीं वो बिहेवियरल पैटर्न तो हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। हम बेरोजगारी भत्ता आसानी से दे देते हैं, हम फ्री में बिजली दे देते हैं, हम फ्री में राशन दे देते हैं, तो एयर प्योरीफायर भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है? सर एयर प्योरीफायर में कुछ हद तक ही लोग उसको खरीद पाएंगे, सब्सिडाइज भी होगा तो ओवरऑल जो कंपनी फ्री में दे दीजिए। गवर्नमेंट के पास इतना ह्यूज क्लाइमेट मिटिगेशन फंड है जो अभी इस्तेमाल तो हो रहा है, बट उसके कुछ एक्चुअल रिजल्ट्स हमें देखने को मिल नहीं रहे हैं। सर तो एयर प्योरीफायर बस सबको ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। अगर एयर प्योरीफायर फिर ख़राब होता है तो उसके बाद क्या अल्टरनेटिव सोर्स आएंगे, तो उस पर हम जो इतना खर्च करेंगे उससे पहले हम इसको प्रिवेंट करने में खर्च करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, शिवानी मुझे ये बताएं कि एक समय था जब चाइना में भी एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा हज़ार्ड बना हुआ था। क्या आपको जानकारी है कि चाइना ने ऐसी कौन सी नीतियाँ अपनाई थी कि वो अपने एयर पोल्यूशन के लेवल्स को कंट्रोल कर पाए? जी सर पहला तो चाइना में जो भी पॉलिसीज़ लागू हुई थी उसका एकदम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन था। दूसरा सर उसमें चाइना का एक मॉडल है, जैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे उसके लिए एक लिमिटेड टाइम सेट किया गया। बिल्कुल। और इसके साथ चाइना में और भी ज़्यादा कई मामलों में जैसे रिसोर्स का हो गया या फिर इंडस्ट्रीज़ को कैसे रेगुलेट करना है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुए। और ठीक है, तो क्या वैसा मॉडल हम इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते? सर उसके कुछ मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चाइना में जैसा डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे
वो जो फैक्टर वो इंडिया में नहीं है अप्लीकेबल। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है? सर जितना फ्रीडम इंडिया में मिलता है उसके कंपेयर में चाइना में बहुत कम है। चलिए ठीक है, तो मतलब कुल मिला के स्थिति वैसी ही बनी हुई है, हम ज़्यादा कुछ खास इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आई गेस आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है, ठीक है। आपको सिविलाइजेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? भारत को सिविलाइजेशनल स्टेट क्यों कहते हैं? सॉरी सर, इस विषय में मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, नहीं पढ़ा इसमें। आपको राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस इसके बारे में जानकारी है? किसी भी सभ्यता, किसी भी सिविलाइजेशन का विकास कैसे होता है, उसका पतन कैसे होता है, कुछ स्टेजेस होती हैं इसमें। सॉरी सर। कोई बात नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, भारत की जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक बहुत बड़े एडवांटेज के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। क्या आपको वर्तमान की परिस्थितियां देखकर ऐसा लगता है कि हम इसे एज एन एडवांटेज यूज़ कर पा रहे हैं? सर कुछ हद तक यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे अभी हमारे जो वर्क फोर्स है उसका हम सही से इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि हम अभी इंडस्ट्रीज़ का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसमें हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो हम स्किल डेवलपमेंट अगर यूथ पे ज़्यादा फोकस करें तो और इस पे किया भी जा रहा है काम, तो हमारी जो पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, जैसे केयर गिविंग इकोनॉमी है उसका भी उतना स्कोप बहुत ज़्यादा, एजिंग पॉपुलेशन है। और स्किल में भी देखें तो जो फॉर्मल स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, फिर इनफॉर्मल सेक्टर का ज़्यादा इसमें भाग है। तो ठीक है शिवानी, डच डिजीज़ क्या होती है, सुना है इसके बारे में? जी सर। सर डच डिजीज़ में वो कॉन्सेप्ट है कि कोई इकोनॉमी सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे डिपेंडेंट होती है, जैसे मिडिल ईस्ट का ऑयल या नेचुरल रिजर्व हो गया। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। शिवानी, आपकी साड़ी पे कुछ खास तरीके की आकृतियाँ बनी हुई हैं, बताएंगी थोड़ा इस आर्ट के बारे में? मैम ये वर्डली पेंटिंग का है। वर्ली आर्ट है, किस ट्राइब के थ्रू प्रैक्टिस होता है? मैम मेनली महाराष्ट्र वाले जो रीजन है वहाँ पे वर्डली ट्राइब्स होती है, वो प्रैक्टिस करते हैं। ये ट्राइब जो है पीवीटीजी है? सॉरी मैम, मैं ध्यान नहीं मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बिहार से हैं, आपको बिहारी कहलाने पे गर्व है? जी मैम। ऐसा क्यों है लेकिन कि हमारा एक रिच एंशिएंट पास्ट है बिहार का, बट आजकल इस शब्द का एक नेगेटिव कोनोटेशन ज़्यादा हो गया सोसाइटी में, क्या वजह है इसकी? मैम बिहार की जो छवि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे बीमारू स्टेट में आता है, इसके साथ बिहारी माइग्रेंट जो दूसरे राज्य में जाते हैं उनकी जो छवि बनी हुई है। अभी भी वो बीमारू स्टेट्स में ही आता है? नो मैम, अभी बिहार इससे बाहर एक दिन में निकलने वाली प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस पे धीरे धीरे निकल रहा है बाहर। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए, छठ पूजा जो वहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ऐसा माना जाता है कि वो फेस्टिवल से ज़्यादा एक इमोशन है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं सोसाइटी पे, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? मैम पहला तो इसमें ये जो फेस्टिवल है कोई भी कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कलेक्टिव कंसाइंस की इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस होती है। दूसरा मैम हमें जो इन्वायरमेंट है उसके साथ, नेचर के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं ये दिखाया जाता है। तीसरा मैम जैसे डायस्पोरा ही देखें तो सिर्फ बिहार में नहीं, दिल्ली हो गया या फिर बाकी सारे राज्यों में भी एक दूसरे से हम कैसे इमोशन शेयर करते हैं या फिर इनकी क्या वैल्यूज़ है वो आपस में बांटते हैं, तो ये सब इसके सिग्निफिकेंस है। आपने एजुकेशन की भी बात की कि आप पढ़ाती हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाती है। विमेन का ड्रॉप आउट रेट कितना है बिहार में प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम बात करें? सॉरी मैम, इस पे समय ध्यान नहीं। कोई बात नहीं। जूडो और कराटे भी सीखा है आपने, तो ये आपने आउट ऑफ इंटरेस्ट सीखा या विमेन सेफ्टी के लिए सीखा? मैम पहले विमेन सेफ्टी के लिए सीखा, उसके बाद धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट है। क्या एरिया सेफ नहीं है आप जहाँ से आ रही हैं या आसपास का जो है वहाँ चैलेंजेस हैं ऐसे सेफ्टी के? मैम ये मैंने स्कूल टाइम सीखा था 2014 में, उस समय जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद से मैंने ये सोचा कि जूडो एंड कराटे काफ़ी ज़्यादा सेफ है तो मैं इसको सीखती हूँ। कुछ इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स भी आप बता सकते हैं इंडिया के? जी मैम सिलंबन, परिखंडा और इसके साथ डंडा बिहार में होता है। ठीक है, हैवी मेटल्स के इम्प्लीकेशंस पे भी आपने पढ़ाई की है, तो ये ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का एक इशू है बिहार में बहुत ज़्यादा, किस तरीके के हैवी मेटल्स पाए जाते हैं? मैम आर्सेनिक, फ्लोराइड्स, मरकरी, लेड, इनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रेजेंस, और यूरेनियम के भी अभी हाल ही में ट्रेसेस आए। और ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट होता है? कुछ डिजीज़ेस के नाम अगर आप मुझे बता पाएँ। मैम मरकरी से मीनामाटा डिजीज़ होता है, फिर नाइट्रेट्स जो होते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम,
इसके साथ जो किडनी डिसफंक्शन होती है, तो ऐसे इशूज़ देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मैम इसके लिए जैसे कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ को ये मैंडेट किया जाता है कि आप जो भी पानी रिलीज़ करते हो वो पहले ट्रीट हुआ होना चाहिए, उसके बाद पानी नदी में जाए। दूसरा मैम जैसे फर्टिलाइजर्स का ही है, तो एक पीएम प्रणाम स्कीम है, तो हम फर्टिलाइज़र को इसमें रेगुलेट करते हैं। और तीसरा मैम जैसे सीपीसीबी हो गया, एसपीसीबी हो गया, तो उनके कुछ परमिसिबल लिमिट उसमें दिए गए हैं कि मरकरी के कितने होने चाहिए, आर्सेनिक के कितने होने चाहिए, तो ठीक वो है। सब फैक्टर। आप मुझे बिहार का सबसे बड़ा सोशल इशू बताइए। मैम कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम। जी मैम। ठीक है, थैंक यू शिवानी। थैंक यू मैम। शिवानी, जी मैम। क्या आप अपने आप को एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान समझती हैं? कुछ हद तक। क्यों? क्यों या क्यों नहीं? मैम सोशल अवेयरनेस मेरे अंदर, और एम्पैथी, और सोशल रेगुलेशन, किस तरीके से अपने आप को रेगुलेट करना, तो ये सब कुछ हो गया है। एम्पैथी है आपके अंदर। जी मैम। एम्पैथी और कंपैशन में डिफरेंस समझाएंगे मुझे? जी मैम। मैम एम्पैथी मतलब होता है कि हम दूसरे की तकलीफ को देख के और कैसा फील करते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। कंपैशन एक स्टेप आगे का है कि हम सिर्फ तकलीफ देखते ही नहीं है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, ये फैक्टर इसमें निर्भर करता है। तो आपको लगता है कि आपकी एम्पैथी आपकी ऑब्जेक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है? नो मैम, मेरा जो भी डिसीजन होता है ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान रखते हुए, डेटा फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए होता है। ठीक है। मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपने अभी मैम से चर्चा की ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के बारे में, तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में क्या अंतर है? मैम बायो एक्यूमुलेशन वैसा प्रोसेस है कि अगर कोई पॉल्यूटेंट जो है एक ऑर्गेनिज्म में फैलता है तो विद द टाइम उसी के पास रहता है, लेकिन बायो मैग्निफिकेशन एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में जाता है, जैसे मछली हो गया तो मछली को ह्यूमन कंज्यूम करता है। ठीक है, बिल्कुल सही। बिहार में कौन सा हैवी मेटल पोल्यूटेंट है? आर्सेनिक, फ्लोराइड्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेंट मिलते हैं, इसके साथ लेड का। ठीक है। हैवी मेटल्स को हैवी मेटल्स क्यों कहते हैं? मैम इसका पहला, इसमें कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है हैवी मेटल्स का, तो इसका जो क्राइटेरिया वो फिक्स किया गया कि पहला इसका एटॉमिक वेट जो है 63.5 mu से ज़्यादा होना चाहिए, फिर इसकी जो ग्रेविटी डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से 5 गुना ज़्यादा होती है, और ओवरऑल ये इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए लिथल होते हैं, तो इसलिए हैवी मेटल बोले जाता है। ओके, मुझे बताएंगे हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज जो आए हैं उनके नाम और उन्होंने किन लॉज को रिप्लेस किया है? मैम आईपीसी बीएनएस बना है। आईपीसी फुल फॉर्म के साथ बताइए। इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी है तो बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट तो भारतीय साक्ष्य संहिता बना है। भारतीय साक्ष्य संहिता, अच्छा। जेल और प्रिजन में क्या अंतर है? सॉरी मैम, एग्जैक्ट डिफरेंस मुझे नहीं पता है। परोल और फरलो में क्या अंतर है? जी मैम परोल और फरलो दोनों बेल की तरह ही होते हैं, लेकिन फरलो जो होता है वो एक राइट्स की तरह देखा जाता है कि बहुत दिन तक रह गए या फिर उनका सुधार हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो वो एक छुट्टी के तौर पे मांग सकते हैं, लेकिन परोल जो है हेल्थ के बेसिस पे या फिर ऐसे अल्टरनेटिव में दिया जाता है। ठीक है। हाल ही में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल चर्चा में है। जी मैम। परिचित है? जी मैम। बताइए इसके बारे में कुछ। मैम इसमें जो 3 एजुकेशनल बॉडी है, AICT, UGC और NICT ऐसे ही है, तो उनको हटा के और एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाया जा रहा है, और इसमें मेन ये इशू था कि UGC स्टैंडर्डाइजेशन हो गया या फिर एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन, ये सब पहले तीनों काम करती थी, अब इसको 3 भाग में बांटा गया कि हर एक बॉडी का एक काम होगा। इसके साथ इसमें मेडिकल और लॉ को हटा दिया गया, इसको एग्जेम्प्ट किया गया। मेडिकल, लॉ, नर्सिंग, हाँ काफ़ी ऐसे हैं। आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ने का शौक है, आपके हिसाब से सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक शॉर्ट टर्म गोल है या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? मैम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स में हम सिर्फ एक गोल पे या टारगेट पे फोकस नहीं करते, प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि छोटी हैबिट ही है या फिर हम अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम डेली करें, छोटा ही करें, लेकिन उसका कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। ठीक है। आपको अगर अपनी 3 स्ट्रेंथ्स और 3 वीकनेसेस हमें बतानी हो तो आप क्या बताएंगी? जी मैम। पहला एम्पैथी,
दूसरा रिजिलियंस और तीसरा हार्ड वर्क। और शॉर्टकमिंग में ये है कि मैं रिजल्ट बहुत जल्दी खोजती हूँ। दूसरा मैम, मेरे अंदर वो है कि एक काम जब तक पूरा नहीं होता दूसरा पे शिफ्ट ना करो, तो ये परफेक्शनिस्ट वाला है। और तीसरा मैम, मैं पहले तक अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी ये जो भी लिमिटेशन मैंने बताया उस पर मैंने अभी काम किया और मुझे लगता है कि इसको भी ओवरकम कर लूँगी। थैंक यू मैम। शिवानी, आप सारण की रहने वाली हैं नहीं? जी सर। सारण में एक जगह है मरौड़ा, जी सर। नाम सुना होगा आपने। वहाँ रेल मंत्रालय और एक प्राइवेट सेक्टर के बीच समझौता हो के एक फैक्ट्री खुली है, कुछ उसके बारे में जानकारी है आपको? सर बेला फैक्ट्री। बेला फैक्ट्री, उसकी क्या विशेषता है? सर डीजल से रिलेटेड है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं नहीं है। पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मेगम सर। यहाँ कम इन, बैठिए शिवानी। थैंक यू सर। कब है आपका इंटरव्यू? सर 14 जनवरी। 14 को है। दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास है आपका, जी सर। और सेकंड इंटरव्यू। लास्ट ईयर भी आप आई थी नहीं? जी सर। कैसा रहा आपका स्कोर उसमें? 174 आया था। 174 आया था, नंबर तो अच्छा ही आया था। क्या मेंस में मार खा गई थी क्या? जी सर, 9 मार्क्स से रह गया था। 9 मार्क्स से रह गए। इस बार कैसा गया है मेंस? ठीक था। ठीक ठाक गया है ना? इंटरव्यू आपको पता ही है, इंटरव्यू में पर पिछले जब जहाँ तक हम लोग को याद आ रहा है, पिछले टाइम में आप ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही थी। इस बार थोड़ा ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं आप। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपना एनर्जी मेंटेन करके जाइएगा, जिस ढंग से दिया होगा इंटरव्यू। और आप ने अच्छा कहा है, ईमानदारी से सारी बातों को रखा है आपने, इस स्पिरिट को फॉलो कीजिएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा होगा, लास्ट ईयर भी कहा होगा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी का दामन नहीं छोड़िएगा। कहने का मतलब है कि ये कुछ भी बोलना है तो बोल दिया हमने, वो नहीं कीजिएगा। गेस वर्क करके कुछ भी नहीं करना है, आता है नहीं आता है, ठीक है, वो इस पर ध्यान रखिएगा। और वैसे कुछ खास कहने के लिए आपको नहीं है, क्योंकि आप दे चुके। अगर आपको पूछना हो पहले आप ही पूछिए कुछ। आपको साड़ी आप इसी तरह का पहन के गई थी इंटरव्यू में? नहीं सर, दूसरा पहना था ना? हाँ, तो साड़ी थोड़ा सा पहन लीजिएगा, जो भी है मैडम डिटेल्स में बताएंगे आपको। इसके अलावा बताइए, कुछ पूछना हो मन में, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर दिल्ली एयर पोल्यूशन का सर ने वो पूछा तो मुझे लगता है सही से मैंने जवाब नहीं दिया था। हाँ, दिल्ली, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आपसे कोई पूछेगा दिल्ली एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन तो दिल्ली और पटना में कम पोल्यूशन थोड़ी है। दिल्ली में मापा जा रहा है, पटना में नहीं मापा जा रहा है, इतना ही अंतर है। एयर पोल्यूशन वहाँ भी 300 350 रहता ही है अमूमन। जो कारण दिल्ली में कुछ विशेष कारण भी हैं, बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, तो विशेष कारण भी है। अदरवाइज़ तो और सारे कारण वही हैं। और आपने अच्छा ही जवाब दिया कि ये हम एयर फिल्टर और इससे ये कोई सॉल्यूशन का तरीका तो नहीं है ना। तो जवाब बिल्कुल सही किया आपको। जब तक इसको मूल बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है कि नहीं? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर विज़न चाहिए उसके लिए। जब तक विज़न प्लान नहीं होगा, विज़न डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, हर साल पॉल्यूशन आएगा, हर साल जाएगा। ये तो पुराना किस्सा हो गया है जी। जब विंटर आता है, पॉल्यूशन की चर्चा होती है, हाई तबाह होता है, फिर ठीक हो गया एयर क्वालिटी, फिर 8 महीने कोई डिस्कशन ही नहीं होता है। तो एक आपने सही कहा, और इस पर कायम रहिएगा कि विज़न डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें सारे एक्सपर्ट्स को लगा के बताना पड़ेगा कि क्या क्या लॉन्ग टर्म इसमें स्टेप्स लिए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्या क्या लिए जा सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी टारगेटेड टाइम है इस पॉल्यूशन से निजात पाया जाए। चाइना ने पाया है जी। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल हुआ करता था बीजिंग, आज देखिए बदल गया है। तो जब चाइना को डू इट हो, वी कैन ऑल्सो डू इट। बट उसके लिए आपको हार्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे। 2-4 मेजर्स जो अगर आ गया दिमाग में तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दीजिए। ये बोल दीजिए कि मुझे टेक्निकल ज्ञान उतना नहीं है इस पर, बट मुझे लगता है कि प्लानिंग स्टेज में ये होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक ऐसा विषय हो गया कि हर साल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लोग कम से कम उसका तो आपको शाबाशी देंगे कि इस लड़की को पता है पॉल्यूशन इज़ ए
सीरियस प्रॉब्लम, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना, हमारे हेल्थ से खिलवाड़ कर रही है सरकार, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो पॉल्यूशन पर इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है, नहीं आता है, नहीं आता है हमें। आपने कहा पॉलिटिकल हमें नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है कि भाई ये पॉलिटिकली क्यों नहीं अलाइव है वो प्रॉब्लम से, ठीक है। बट वो ऐसा स्थिति ना लाइएगा लोग लगे कि ये हर चीज़ में बचना चाह रही है, वो स्थिति मत लाइएगा। बिहार के कंटेक्स्ट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात मैं करना चाह रहा था, जो आजीविका दीदी आपने बताया, तो किस तरह से वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम कर रहा है छोटे छोटे स्तर पर, उस सब का देख लीजिए। फिर आपका कोऑपरेटिव वर्क कैसे कर रहा है, आपका वो सुधा दूध है ना, या कौन सा है, सुधा दूध है ना वहाँ, जी सुधा दूध कैसे एक छोटे लेवल से बढ़ के कितना बड़ा वो कोऑपरेटिव हो गया है वो। तो दो चार चीज़ों की अगर आप बात कर देंगे, आपने किया भी है, बात कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा, और मार्क्स आपको अच्छे आएंगे सिर्फ ईमानदारी से, और आपके पास जानकारी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विकसित शिक्षा अधिष्ठान के ये में अगर आपको नाम हो याद तो बताइए कि इस बॉडी को क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है यूजीसी को कर दिया गया है। दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है तो बोले दो और रंग है, तो उसको आधा नाम बोल के छोड़ मजा से कुछ ऐसा है, कुछ हमको याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा। डोंट ट्राई टू बी इनफॉर्मल, दिस व्हाट आई वांट टू टेल यू, बी वेरी फॉर्मल। मन में सोच लीजिए कि आपको नाम याद आ रहा है कि नहीं याद तो भूल जाइए कि कुछ दो और हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, बात खत्म हो गई, ठीक है ना जी सर। और मन में कोई शंका हो तो वो आप पूछ सकती हैं, अदरवाइज अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से जाइए विच ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और काम कंपोज रहिए, क्वेश्चन को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए क्यों पूछा गया है, और उसी अनुसार आप जवाब दीजिए, ठीक है। सर कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दिखाई दी। तो आज आपकी एनर्जी लेवल कम दिखा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं कम दिखा। आप लास्ट टाइम आई थी, अगर हम लोग को याद है ठीक से, आप ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही थी। हो सकता है कि यात्रा की थकान हो या जो भी हो, थोड़ी सी एनर्जी लेवल की कमी थी, उसको आप बढ़ा लीजिए, तो आपके हाथ में है, थोड़ा सा और खुशहाल रहिएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है जी। और कोई प्रश्न है मन में? सर वो बिहार प्रोहिबिशन पॉलिसी वाला सर ने पूछा था, तो बिहार प्रोहिबिशन, लीगल प्रोहिबिशन वो तो बिहार पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव बहुत सारे लिए हैं, तो वो ठीक से बिहार के वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिए। वो 11 शहरों का नवीकरण बहुत अच्छा है। कैमूर में आपके फादर पोस्टेड है, वहाँ एक नया नेशनल पार्क बन रहा है, वो सब पूछ सकते। आपके फादर पुलिस में थे? हैं अभी भी हैं भी। तो पुलिस रिफॉर्म्स पर बात हो सकती है, पुलिस के रोल पे बात हो सकती है, तो जितना आप जानती हैं उतनी बातों को रखिएगा। सिर्फ अब स्टोरी को नहीं बनाना है, कोई कुक नहीं करना है स्टोरी, जो ज्ञान है उसी ज्ञान पर आप आर्गूमेंट दीजिएगा। क्वेश्चन का हो सकता है बिहार पर एक भी क्वेश्चन ना हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन हो बिहार पे, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है ना। और बिहार में चूँकि अभी पॉलिटिकल चेंज हुआ है, कंटिन्यूटी भी हुई है और चेंज भी हुआ है, दोनों चीज़ एक साथ साथ। तो क्या क्या चेंजेस हुए, लीकर प्रोहिबिशन पॉलिसी तो बहुत पुराना हो गया है, इसके आपको पता है कि इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट्स को आप ओवरवे कीजिएगा, माइनस पॉइंट्स पर किसी पॉइंट को नकारिएगा मत, लेकिन उसका जो प्लस पॉइंट्स हुआ है, महिलाओं में जो चेतना जागी है उसकी वजह से, उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्क्स भी हुए हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स भी आए हैं उस पर, अगर समय मिले पढ़ दीजिए, नहीं समय मिले तो कोई ख़ास बात नहीं है, आप अंदाजे से भी आप बता सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होता है। घाटा, राजस्व में घाटा हुआ है, तो राजस्व में जो घाटा हुआ उसके और भी कई एक स्रोत हैं, जो एडिशनल स्रोत है, जो टैप किया जा रहा है उस घाटे को कम करने के लिए। तो इतना ही कहना है। जी सर। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।